यहां से आज हम फाटक रिपर्टरी की नींव रख रहे हैं, स्टडी की नींव रख रहे हैं। हम इस बात को स्ट्रोंगली आपसे कह रहे हैं कि फाटक रिपर्टरी एक ऐसी रिपर्टरी है जिसमें से ऐसे सिंपल रूब्रिक्स सेलेक्ट करके हम लोग बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्योर्स निकाल सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग फाटक रिपर्टरी की इंपॉर्टेंस पे बात करके फिर हम फाटक रिपर्टरी को पढ़ना शुरू कर देंगे। बड़ी रिपर्टरी है, विल टेक टाइम। हो सकता है हम सारे रूब्रिक ना पढ़ें, अच्छे लगेंगे जो डीप मीनिंग लिए हुए रूब्रिक्स हैं उनको करें, देखेंगे क्या होता है, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन आपको फाटक रिपर्टरी अपने पास रखनी है, आपको पढ़नी है, मेरे से पहले पढ़नी है, मैं पढ़ाऊंगा तब और पढ़ा जाएगा। फाटक रिपर्टरी एक ऐसी रिपर्टरी है जिसको खुद से पढ़ना बहुत मुश्किल है। सोचो, क्या कभी आप रिपोर्ट में ब्लैडर वॉल थिकनेस को देखोगे तो क्या इसको अपना मेन रूब्रिक ले लोगे? लोग किस तरह से रिपर्टराइजेशन करते हैं, 40-40 रूब्रिक लेते हैं लोग, ठीक है। और जैसे डॉक्टर विजयकर कहा करते थे, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डालोगे कचरा ही बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने लार्ज नंबर के रूब्रिक्स नहीं लेने, हमें प्रिसाइजली और लेस नंबर ऑफ रूब्रिक लेने हैं। और मैं तो आप बहुत बार देख चुके हो कि रूब्रिक ही 1-2 ही लेता हूं, और वो जो 1-2 रूब्रिक है ना, वो फिर ताले को चाबी लगती है ना, वैसा काम करते हैं। ये केवल भाग्य पर निर्भर नहीं है, ये आपकी मेहनत पे भी है। भाग्य साथ देता है जब आप मेहनत करोगे तो। रिपर्टरी आपको मदद करने वाली है, आप पढ़ना शुरू कर दो, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप फाटक को पढ़ लो बस, और पढ़ न लो, बार बार पढ़ लो, बार बार हर एक वर्ड को इतनी गहराई तक जाओ। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के रूप में एक अपना बोरिक रिपर्टरी को किया, ये एग्जाम्पल ही है, क्योंकि इसके बिना तो मैं और कुछ भी लेता तो पूरा ही नहीं होता, कभी हो सकता कभी भी ना पूरा हो। तो ये एक काम पूरा हुआ है कि हमने बोरिक का माइंड सेक्शन कंप्लीट किया है। हम अब फाटक रिपर्टरी नेक्स्ट क्लास से शुरू करने वाले हैं। मेरे पास मटेरिया मेडिका के इतने फर्स्ट क्लास और फाइन नोट्स हैं जो गजब ढा जाएं, और वो सबको बहुत ही मंत्र मुग्ध करने वाले हैं। आप सबको आनंद आएगा, अरे जी क्या एकोनेट बढ़ाई है, मजा आ गया, क्या पल्सटिला बधाई है, ठीक है। मेरा मन नहीं करता है कि मैं आपको वो पढ़ा दूं। क्यों? क्योंकि हम फिर से उस जाल में ही फंस के रह जाएंगे जिसमें ऑलरेडी फंसे हुए हैं। हम निकलना चाहते हैं, हम वंडर्स करना चाहते हैं, हम वंडर्स करने का रास्ता सीखना चाहते हैं। मटेरिया मेडिका से नहीं है पॉसिबल, रिपर्टरी के बिना नहीं है पॉसिबल, और बड़ी रिपर्टरियां हमें वो कभी भी नहीं दे सकती जो छोटी रिपर्टरी दे सकती है। ये भी मेरा दावा ही है। आप फाटक नहीं कर सकते, बोरिक कर लो, बोरिक बहुत आसान है, बोरिक सबसे आसान रिपर्टरी है, इससे आसान कोई रिपर्टरी नहीं है। फाटक बहुत मुश्किल रिपर्टरी है, बहुत मुश्किल है, बता रहा हूं, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। जब आप खुद से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, वायलेंट इफेक्ट्स, क्या है जी ये वायलेंट इफेक्ट्स? कोई बता सकता है वायलेंट इफेक्ट? वायलेंट इफेक्ट जब भी कोई भी बीमारी बहुत वायलेंट हो तब यूज किया जाता है। अब ये तो नहीं पता था ना किसी को भी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जिनका है कुछ ही और लगता कुछ ही है। और यहां तक पहुंचने के लिए रिपर्टरी, फाटक रिपर्टरी को समझने के लिए उम्र लग गई है। और अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मास्टर हूं, मैं तो नहीं हूं मास्टर। मैं फाटक रिपर्टरी का स्टूडेंट हूं, मैं फाटक रिपर्टरी का स्टूडेंट हूं, मैं फाटक रिपर्टरी सीख रहा हूं। मैं फाटक रिपर्टरी आपको जितना मुझे आती है उतनी बता दूंगा, आपको उससे ज्यादा आए मैं आपके पास आके सीख लूंगा। हम मिलके फाटक रिपर्टरी पढ़ने वाले हैं। मैं पूरा भरोसे के साथ कहता हूं कि आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब तक भी हुई होगी, मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी पिछले, अब ये 23rd या 4th क्लास है, 24th क्लास है, ये 24वीं क्लास है, हम 24 हफ्तों से पढ़ रहे हैं। कौन कब ज्वाइन किया, कौन कब छूट के चले गए, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं है। और कितने लोग हैं इस बात को भी नहीं सोचता हूं, लेकिन
24 हफ्तों में कुछ लोग साथ हैं, वो लोगों ने बड़ा कुछ सीखा है। लाइफ में चेंज नहीं आया, ये मेरा दावा है। हम दावा करते हैं कि लाइफ में चेंज आएगा, प्रैक्टिस में चेंज आएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं आज की नेक्स्ट जर्नी में, वो है फाटक रिपर्टरी। मैं बहुत खुश हूं कि हम IIHP के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा लगातार पढ़ रहे हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। हम अदर एमिनेंट स्पीकर्स को भी इनवाइट करके हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। आज 25th क्लास है, दैट इज द सिल्वर जुबली ऑफ आवर स्मॉल एफर्ट, छोटा प्रयास है। आज डॉक्टर कमलेंद्र जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं ये छोटा नहीं है, ये बड़ा बन गया है, और उन्होंने नेक्स्ट प्लानिंग्स बताई मुझे, वो हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। आज इस एक माइलस्टोन वाले दिन हम एक दूसरा माइलस्टोन बनाने जा रहे हैं, वो है फाटक रिपर्टरी की बारीकी से स्टडी करना। फाटक रिपर्टरी शुरू करते हैं, और शुरू करने के साथ में मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप उस महान शख्सियत डॉक्टर फाटक की शक्ल जरूर देखें, उन्हें आप जरूर नमन करें, प्रणाम करें, क्योंकि हम आज उनका ये महान कार्य अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म में करना शुरू कर रहे हैं। ये है डॉक्टर SR फाटक। इनका पूरा नाम शंकर रघुनाथ पाठक, डॉक्टर शंकर रघुनाथ जी फाटक। ये MBBS डॉक्टर थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी के लिटरेचर को एलोपैथिक डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा एनरिच किया है। तो मैं सच में फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मैं डॉक्टर SR फाटक को नमन करता हूँ, इन्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए तो बहुत बड़ा काम किया हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने गेन किया है वो मेरे तक ना रहे और ये स्प्रेड हो जाए। मैं 100% श्योर हूँ कि फाटक रिपर्टरी की रेगुलर स्टडी करने के बाद विद इन फ्यू मंथ्स हम सब लोगों की जो प्रैक्टिस है ना, उसमें बहुत बड़ा अंतर आएगा। मैं जिस भी मेरे तरीके से फाटक रिपर्टरी का यूज करने से पहले रिजल्ट्स ले रहा था, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं पिछले 10-15 साल से फाटक रिपर्टरी का स्टूडेंट हूँ। मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ इसके स्टूडेंट बने और इस रिजल्ट ओरिएंटेड सिंपल वंडरफुल रिपर्टरी के आप भी अनमोल रत्न प्राप्त करें। ये जो रिपर्टरी है बहुत छोटी है। इसका फर्स्ट एडिशन मेरे जन्म से 4 साल पहले ही आया था। 67 इज माई बर्थ ईयर, ये 63 में आया था। मुझे नहीं लगता कि कोई रिपर्टरी इसके बाद में आई होगी। और सेकंड एडिशन मेरे जन्म के 10 साल के बाद, दैट इज 77 में आया था, यानी कि मोस्ट रिसेंट। डॉक्टर SR फाटक जी के जाने के बाद में डॉक्टर DS फाटक ने 2000 में, जस्ट 25 ईयर एगो, इसका थर्ड एडिशन रिलीज किया है, जो अब हमें मिल रहा है। दैट इज द 2000 ईयर का थर्ड एडिशन बाय डॉक्टर DS फाटक। तो SR फाटक रिपर्टरी ही कहलाती है ये। डॉक्टर DS फाटक जो है उनके सन है, उन्होंने इसका थर्ड एडिशन जो है ना वो रिलीज किया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम क्या देख रहे हैं। ये थर्ड एडिशन है। नेचुरल है कि जो उनकी विरासत है उनको कोई तो संभालेगा, तो उनके परिवार के लोग संभालते हैं। तो हमारे सामने डॉक्टर फाटक रिपर्टरी जो है वो इस रूप में है अब, थर्ड एडिशन। इसमें डॉक्टर फाटक साहब ने लिखा है, फाटक रिपर्टरी में जो एक फर्स्ट प्रीफेज और ये सब पेजेस होते हैं ना, इसको सबको पढ़ना है, मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको। उसमें लिखा है कि होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन एक डिफिकल्ट टास्क है। समझ रहे हो कि डिफिकल्ट टास्क है, और जो डिफिकल्ट टास्क है वो इम्पॉसिबल नहीं होती है, वो पॉसिबल होती है। कांस्टेंट एंड डिलीजेंट स्टडी के द्वारा डिफिकल्ट टास्क को इजी बनाया जा सकता है। तो 2 वर्ड है यहाँ पे। मैं, आप जानते हो ना, मैं वर्ड्स का बहुत वो हूं कि जो वर्ड है ना उस पे जाओ आप। 2 वर्ड यूज किए हैं। क्या यूज किया है? वन इज कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता, लगातार। कंसिस्टेंट एंड डिलीजेंट स्टडी। कंसिस्टेंट का मतलब है आज आपने पढ़ लिया, आज सुन लिया,
1 साल के लिए भी पढ़ लिया, 2 साल के लिए भी पढ़ लिया, ये सफिशिएंट नहीं है। आपको कंसिस्टेंट स्टडी करनी है। और दूसरा वर्ड यूज किया है डिलीजेंट। अब डिलीजेंट तो सब प्रेडिक्टिव से आए हुए लोग हैं। कर्म योगी की तरह ईमानदारी से हार्ड वर्कर बन के आपका उद्देश्य फिक्स होना चाहिए कि यस, मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे क्यों सीखना है। उसके साथ में आप अगर स्टडी करते हैं तो ये जो डिफिकल्ट टास्क है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन विल नॉट रिमेन ए डिफिकल्ट टास्क फॉर दोज हु विल बी कंसिस्टेंट एंड डिलीजेंट इन देयर स्टडीज। लाइन लिख लो, 5 बार लिखो इसको और रोजाना 1 बार पढ़ो। होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन विल नॉट बी ए डिफिकल्ट टास्क फॉर दोज who will be consistent and diligent in their studies. You have to be very consistent and you have to be very hard working person. होम्योपैथी के लिटरेचर को बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। आज ये बहुत महान साइंस है। इस महानता तक पहुंचने में बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। डॉक्टर बोगर ने जो एक छोटी सी रिपर्टरी और छोटा सा मटेरिया मेडिका बनाया था, वो इस फाटक रिपर्टरी का या फाटक के कामों का बेस है। ऑफ कोर्स डॉक्टर फाटक ने केंट, क्लार्क और बोनिंगसन के लिटरेचर से भी मटेरियल लिया है। ये रिपर्टरी बहुत ही कम्पैक्ट है, सिंथेसिस की तरह या केंट की तरह भी बड़ी नहीं है, इवन बोनिंगसन से भी छोटी है। ये कम्पैक्ट है, ये बहुत ही कंसाइज है और इजी टू यूज है। इसमें रूब्रिक्स को अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ है। नो चैप्टर्स मेक कंफ्यूजन। कंप्लीट रिपर्टरी में जहां क्रेविंग या डिजायर अवर्शन जनरलिटी में है, तो किसी दूसरी में आई थिंक केंट के अंदर स्टोमक में है। हम कहाँ ढूंढेंगे? आज सॉफ्टवेयर है लेकिन नहीं था तो क्या था? हर एक के पास नहीं है तो क्या करेगा? कहाँ ढूंढेगा उसको? तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट इसको इजी बनाता है। आपके माइंड में जो आ गया, जैसे आ गया, आप बस अल्फाबेटिकली उसको खोलो, आपके सामने आ जाएगा। आप बहुत जल्दी क्विकली इसको यूज कर सकते हो। एज ए रेफरेंस बुक आप टेबल के ऊपर रखो, खोलो और आप इसको यूज करो। सुटेबल क्विक रेफरेंस के लिए आप इसको कैरी कर सकते हो। इतनी छोटी रिपर्टरी है ये। इस रिपर्टरी में बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस एज इट इज लिखी हुई है, जैसे मैंने आज के केस के एग्जांपल में आपको बताया। इसमें जनरल सिम्टम्स की भरमार है, इसमें पर्टिकुलर रूब्रिक्स की भरमार है। खास इंफेसिस दिया हुआ है मोडेलिटीज के ऊपर। मोडेलिटीज को एग्रावेट एंड एम्लोरेट के रूप में तो दिया ही हुआ है, और यही एग्रावेशन इज ए सॉर्ट ऑफ एलिमेंट ऑल्सो। जैसे सन एग्रावेट लिख दिया ना, तो सन एग्रावेट का मतलब सन में जाके तकलीफ बढ़ती है और उसकी शुरुआत भी वहां से हुई है। जो पर्टिकुलर दिखने वाले रूब्रिक्स हैं, उनका यूज आप एज ए जनरल भी कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर फाटक का ये मानना है कि अगर बहुत एक्सेप्शन कंडीशन नहीं हो और किसी को हेड पे ठंडक से आराम मिल रहा है, कोल्ड एम्लोरेट है ना, तो वो पर्सन एज ए होल्ड कोल्ड एम्लोरेट वाला है। तो उनका ये कहना है कि ये जो हेड है ना, वो अकेला नहीं है। अगर कोई खास कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं दिख रही है या खास एक्सेप्शन नहीं दिख रहा है, तो वो जनरल ही है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आपने पर्टिकुलर मॉडलिटी ले ली, या मैं भी आपको ये बताता हूं हमेशा कि पर्टिकुलर मॉडलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे उस बात को आप अलग तरह से समझ सकते हो कि जो पर्टिकुलर मॉडलिटीज है ना, वो जनरल रिफ्लेक्शन है, उसकी पेशेंट की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का रिफ्लेक्शन है। ऐसा डॉक्टर एस आर फाटक ने लिखा है। किसी भी रिपर्टरी को अच्छे से जानने के लिए उसकी फिलोसफी को जानना जरूरी है, किस फिलोसफी के ऊपर ये बेस्ड है। इसलिए इन बेसिक चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। फाटक रिपर्टरी डॉक्टर फाटक के द्वारा क्लिनिकली वेरीफाइड है। वेरीफाइड का मतलब यह है जो मेडिसिन, जो रूब्रिक
जो कंडीशन, जो पैथोलॉजी में डॉक्टर फाटक साहब को रिजल्ट मिला था, उन्होंने वही मेडिसिन लिखी है और इंडियन है। इंडियन ऑथर के द्वारा इंडिया के आबो हवा में, इंडिया के लोगों के मुंह से निकलने वाले वर्ड्स पे डॉक्टर फाटक ने रिपर्टरी लिखी है। सारी की सारी दवाइयां क्लिनिकली वेरीफाइड है। आज जो कंप्लीट रिपर्टरी या जो भी बड़ी रिपर्टरी की हम बात करते हैं, किसने लिखा, क्या लिखा, खो गया वो। सैकड़ों मेडिसिन है एक एक रूब्रिक के अंदर। मेडिसिन होना नहीं होना, मैं हमेशा बोलता हूं, कोई सेंस ही नहीं कर रहा। मुझे 10-12 साल हो गए इसको यूज करते हुए, और दिनों और महीने निकल जाते हैं जब मैं कोई और रिपर्टरी को नहीं खोलता हूं, मैं केवल इस रिपर्टरी पे काम करता हूं। ये मैं मेरी जो भी प्रैक्टिस का जो भी है उसको रिवील कर रहा हूं, आप जो भी कह दो इसको, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने ये चीज खुल के चली जाए। तो फाटक रिपर्टरी क्लिनिकली वेरीफाइड है, केवल थ्योरेटिकल एंटिटी नहीं है इसमें। इसके अलावा फाटक रिपर्टरी का जो अरेंजमेंट है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है। लेमन टर्म्स भी इसमें दी हुई हैं, छोटी छोटी, यूं ही जो पेशेंट ने बोल दिया जिसके आगे दवाई है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे। इन सभी कारणों की वजह से क्विक सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक एंड क्विक सिलेक्शन ऑफ रेमेडी हम यहां से कर सकते हैं। हम इस रिपर्टरी का यूज वहां भी करते हैं जहां पे हमारे पास लिटिल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आज के केस में आपने देखा, इतनी सी बात, 5 मिनट की बात थी ये। तो इनकम्प्लीट केस जब है, क्लिनिकल केसेस जब इस तरह के हैं जहां पैथोलॉजी हावी है और हमें कुछ विशेष मिल नहीं रहा, या यूं कह दो कि मैश हो गया है, कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो ये रिपर्टरी एक क्लिनिकल यूज की रिपर्टरी बन जाती है। मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर फाटक भी केवल न्यूमेरिकल जो टोटलिटी है उस पर भरोसा नहीं करते, वो क्वालिटेटिव टोटलिटी पे भरोसा करते हैं। तो क्वालिटेटिव जो टोटलिटी है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आपको पूरे केस में अपने लिए क्वालिटी वाला रूब्रिक ढूंढना है कि किस एक रूब्रिक पे हमें मेडिसिन देनी है, किस 2 रूब्रिक पे हमने मेडिसिन देनी है। जो मेरे पास क्लिनिक पे लोग आते हैं वो जानते हैं कि हम 3 से ज्यादा तो रूब्रिक लेते ही नहीं है। 80% पेशेंट्स में हम 2 रूब्रिक से ज्यादा नहीं लेते हैं, और कभी कभी तो सिंगल रूब्रिक पे मेडिसिन दे देते हैं। ये रिपर्टरी भरी हुई है सिंगल मेडिसिन रूब्रिक से, और वो भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो है उनके आगे एक ही दवाई है। पैथोलॉजिकल कंडीशन है, दवाई एक ही लिखी हुई है। इससे ज्यादा इजी होम्योपैथिक प्रैक्टिस किसी ने नहीं करने दी, किसी ने भी नहीं सिखाई। हम लोगों की जिंदगी निकल गई सीखते सीखते, क्लासें अटेंड करते करते, सेमिनार अटेंड करते करते, पूरे पूरे दिन एक केस के ऊपर हम यूं बैठे रहते थे, क्या निकलेगा क्या निकलेगा। सेमिनार अटेंड कर रहे हैं पूरा दिन, शाम को दवाई निकल के आती है, और वो भी ऐसे रूब्रिक से जो कि आप जिंदगी में कभी नहीं निकाल सकते। हम जी जान एक करके भी वो लेवल नहीं अचीव कर पाए, क्योंकि वो लेवल अचीव करने योग्य था ही नहीं। इस रिपर्टरी का यूज करना शुरू करने के बाद में ये जो वर्ड है ना, क्वालिटेटिव टोटलिटी, इसने हमारी जिंदगी आसान कर दी। हम केस लेते हैं, जहां हमें वो क्वालिटी वाला रूब्रिक मिल गया हम बंद कर देते हैं। बिगिनर जो स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं वो ना करें ऐसा, क्योंकि उन्हें शॉर्टकट नहीं जाना है, उन्हें पूरी केस हिस्ट्री लेनी ही है। उसमें से आप निकाल लो कि क्या रूब्रिक आपके लिए एज ए क्वालिटेटिव रूब्रिक है। 1 हो 2 हो, बस मेडिसिन सामने यूं परोस के आ जाएगी, जैसे आज के केस में एग्जाम्पल आपने देखा। इतनी लंबी चौड़ी केस टेकिंग, और यूं कहो कि एक गुड केस टेकिंग के बाद में आप उस प्रश्न पे आके रुकते हो कि हमें अपनी रिपर्टरी में क्या देखना है, कहां देखना है और कैसे देखना है। क्या देखना है मतलब ये क्वालिटी वाला रूब्रिक। अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि सबके पास में रिपर्टरी तो है, लेकिन आपके पास में सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। कोई भी छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर में फाटक रिपर्टरी तो मिल ही जाएगी। क्या देखना है हो गया, कहां देखना है
सॉफ्टवेयर, या फिर आप बुक को देखेंगे कि उसके जो रूब्रिक है अल्फाबेटिकली बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में जो मेडिसिन उसमें लिखी हुई है, अगर आप सिंगल मेडिसिन वाले रूब्रिक पे पहुंच गए देन तो आपकी लॉटरी है, नहीं है तो आप एक अदर रूब्रिक और डालो और उसको रिपर्टाइज करो, मेडिसिन आपके सामने आ जाएगी। पेशेंट कभी भी रिपर्टरी में जो रूब्रिक लिखे हैं वो नरेट नहीं करेगा। आपकी जो क्वेश्चनिंग है, एप्रोप्रिएट क्वेश्चनिंग जो है और क्रॉस क्वेश्चनिंग एक रूब्रिक जैसी कंडीशन पे आएगा, और जो आपने पढ़ा है रिपर्टरी में वो आपके सामने आने लग जाएगा कि हाँ अच्छा इस कंडीशन को रिपर्टरी की लैंग्वेज में ये बोलते हैं, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ पेशेंट्स नरेशन टू द रूब्रिक। ये तभी आएगा जब आप रिपर्टरी को लगातार पढ़ते हो। पेशेंट से जो मिली इंफॉर्मेशन है उसको रिपर्टोरियल लैंग्वेज में आपको बदलना सीखना होगा, आपको बदलना आना चाहिए। तो आपने यहां तक देख लिया। अब है कि इस रिपर्टरी में जो ग्रेडिंग ऑफ मेडिसिन्स हैं वो 3 है ओनली, बोल्ड, इटैलिक और प्लेन वर्ड्स। प्लेन वर्ड स्कोर्स 1, इटैलिक स्कोर्स 2 एंड बोल्ड स्कोर्स 3। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि आखिर हम क्या पूछें, रूब्रिक कहां से आएगा, तो डॉक्टर फाटक ने बताया है कि हम भी सिंपल काम करते हैं, दैट इज बोनिंगसंस कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट सिम्टम। मीन्स एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट सेंसेशन, मॉडलिटीज एंड कॉन्कोमिटेंट को लिया जाता है। ठीक है, ऐसा करने से मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको कुछ तो कुछ मिल जाएगा। तो कंप्लीट सिम्टम लेने का जो प्रिंसिपल है बोनिंगसन का वो अप्लाई हम कर सकते हैं, और कुछ दिन में तो फिर आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप किसका अप्लाई कर रहे हो। जो मिला अच्छा उसको आपने उठा लेना है। हर एक पेशेंट में एग्जैक्ट सेंसेशन मिलेगी, एग्जैक्ट कॉन्कोमिटेंट मिलेगा, नहीं जरूरी है। मॉडलिटीज मिलेगी, नहीं जरूरी है। जिसमें जो मिल गया उसको ले लो। इवन अगर एक पैथोलॉजी मिल गई है तो वो भी काम की है। जिस तरह से डॉक्टर केंट का जो सिस्टम है वो है जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि पहले आपको बड़े सिम्टम, जनरल सिम्टम, स्पेशली मेंटल जर्नल, फिजिकल जर्नल, इनसे होते हुए आपको जाना है पर्टिकुलर पे, चाहे वो पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन हो, चाहे पर्टिकुलर ऑर्गन के सिम्टम्स हो। यहाँ पे कंप्लीट सिम्टम का सिस्टम है। यहाँ ये रिपर्टरी उस तरह के जर्नल्स को पर्टिकुलर से ही ले रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हेड में कोल्ड से रिलीफ है तो मतलब इसका यही है कि वो जनरल कोल्ड एम्लुरेट है। यहां तक लिखा हुआ है कि अगर आपको ये मिल रहा है आप इसको ले लो, कंफ्यूज हो रहे हो कि ये तो पर्टिकुलर है, आप ढूंढो जनरल सिम्टम है क्या। अगर नहीं है तो पर्टिकुलर काम का है, और अगर आपको पर्टिकुलर में मॉडलिटी नहीं मिल रही और जनरल में वो मॉडलिटी मिल रही है तो आप जनरल की मॉडलिटी पर्टिकुलर के लिए भी ले सकते हो। नहीं समझे होंगे। आपको लगता है कि इस अंगूठे पे वार्म एम्लुरेट तो कहीं है ही नहीं, थंब वार्म एम्लुरेट नहीं है। ठीक है, जब थंब पे कोई इशू है और उसको वार्म एम्लुरेट नहीं है तो आप जनरल वार्म एम्लुरेट ले लो, आपको सही मेडिसिन मिल जाएगी वहां पे। यानी कि इन्होंने लिखा है कि आपको अगर पर्टिकुलर में मॉडलिटी नहीं मिल रही है तो आप जनरल की ले लो, और जनरल में अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप पर्टिकुलर वाला भी ले सकते हो। ये सिंप्लिसिटी है इसकी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इस बात को जिस वर्ड में लिखा हुआ है वो है द आर्ट ऑफ जनरलाइजेशन एंड टोटलिटी थिंकिंग मेड प्रैक्टिकल। तो हमारे IHP के ग्रुप के अलावा जो हम लोग क्लासेस करते हैं उसका नाम भी हमने प्रैक्टिकल होम्योपैथी रखा हुआ है, कि हम प्रैक्टिकली सोचना शुरू करें, हम प्रैक्टिकली काम करना शुरू करें, थ्योरियों से बहुत दूर चलें और सभी डॉक्टर्स रिजल्ट ओरिएंटेड डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर फाटक ने कहा है कि व्हाट इज ट्रू ऑफ द पार्ट इज ट्रू ऑफ द होल। ये वर्ड लिखे हुए हैं वहां पे, व्हाट इज द ट्रू ऑफ पार्ट इज ट्रू ऑफ द होल अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कोई खास कुछ नहीं है पेशेंट में
तो जो पार्ट का ट्रू है वो होल का ट्रू है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग फाटक रिपर्टरी की इस बात को लेकर के क्या कहते हैं, आलोचना कर सकते हैं कि ये तो पर्टिकुलरों की रिपर्टरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इफ ए पेशेंट इज एग्रावेटेड बाय कोल्ड इन द हेड, you may generalize it as a aggravation from cold for the whole person. It allows you to find simillimum even when particulars are incomplete. दोनों तरफ, ठीक है।